हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फी लेक्चर। सो आज का वीडियो गर्ल्स के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 5 ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं जो गर्ल्स के लिए काफ़ी सूटेबल होगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक जॉब्स नहीं है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड आपके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो जो भी लिस्ट इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं ये गर्ल्स के लिए काफ़ी सूटेबल है। तो गर्ल्स के लिए क्यों ये जॉब सूटेबल है, इसका रीज़न भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो भी रेलेवेंट वीडियोस होंगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे रखा है हमने डिफेंस, क्योंकि डिफेंस एक रिस्पेक्टफुल जॉब है। और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स डायरेक्टली 12th के बाद अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन बॉयज़ 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर टीईएस या एससीआरए एंट्री के थ्रू भी आप जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है। गर्ल्स के लिए ग्रेजुएशन के बाद एंट्रीज़ होती है, तो बहुत सारी एंट्रीज़ है ग्रेजुएशन के बाद जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है सारी ही एंट्रीज़ के बारे में, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे मैं आपको जो एंट्रीज़ है उसके नाम बता देती हूँ। तो बेसिकली जब आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसके लिए 5 एंट्रीज़ है। पहला है आपका सीडीएस के थ्रू आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन देना होता है और ये यूपीएससी इस एग्ज़ाम को साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होता है एंड देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ओटीए के लिए आप एलिजिबल होती हैं। बॉयज़ चारों ही ऑप्शन के लिए एलिजिबल है, बट गर्ल्स सिर्फ ओटीए के लिए एलिजिबल होती हैं। ओके, नंबर 2 जो एंट्री है वो है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, और इसके लिए एनसीसी वुमेन कैडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। तो इसमें भी आपको एग्ज़ाम देना होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। नंबर 3 एंट्री है जाग एंट्री स्कीम। बेसिकली ये जो एंट्री है इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में एलएलबी करना होगा। अगर आपने एलएलबी किया है ग्रेजुएशन में, चाहे वो 3 ईयर का हो चाहे वो 5 ईयर का हो, तो आप जाग एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। 4th एंट्री है शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल वीमेन, ये आपका डायरेक्ट एंट्री होता है। 5th है आपका ग्रेजुएट टेक्निकल एंट्री, और इसके लिए आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स में आप एफकैट के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एफटीएस दे सकते हैं। ठीक है, एफटीएस एक एंट्री है, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स को। ओके, फाइनल है आपका इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए आप आईनेट के थ्रू एंटर कर सकते हैं, या फिर आप यूईएस गर्ल्स के लिए रेयरली होता है, बट स्टिल ये आपका कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एंट्री होता है। ठीक है, इसके अलावा है आपका एसएससी एजुकेशन एंट्री। तो ये 3 एंट्रीज है जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखें कि अगर आप गर्ल्स हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही डिफेंस फील्ड को ज्वाइन कर सकती हैं, एंड बॉयज़ के पास 12th के बाद भी अपॉर्चुनिटी होती है और ग्रेजुएशन के बाद भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो सेकेंड पोजीशन पे है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए क्योंकि गर्ल्स के लिए टीचिंग जो लाइन है वो काफ़ी बेटर ऑप्शन है, एंड बहुत सारी ऐसी गर्ल्स है जो टीचिंग फील्ड में जाना प्रेफर करती है, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पे हम असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी सैलरी पैकेज ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप स्कूल को पढ़ा सकते हैं या फिर आप कॉलेज लेवल की टीचिंग कर सकते हैं। तो कॉलेज लेवल के लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना होता है। तो अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको नेट का एग्ज़ाम देना होता है, एनईटी। तो नेट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको कौन सा नेट का एग्ज़ाम देना है, और अगर आप कॉमर्स या आर्ट बैकग्राउंड से तो आपको कौन सा नेट का एग्जामिनेशन देना है। तो बेसिकली ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट एग्जामिनेशन इतना आपने कर लिया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पीएचडी भी कर लिया है तो आपके पास एडवांटेज है कि आपका इजीली किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकती हैं और आपका इजीली रिक्रूटमेंट भी हो जाता है।
तो ये तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ठीक है। इसमें आपकी सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी होती है, अप टू 1 लाख तक की भी आपके मंथ की सैलरी हो सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सेकेंडली जो आपका स्कूल का है, मतलब स्कूल में अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली 12th के बाद किसी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं एंड देन आप बीएड कर सकती हैं। बीएड करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग के लिए, या फिर आप 12th के डायरेक्टली बाद आप जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं एजुकेशन फील्ड में वो आप कर सकते हैं, जैसे डीएड, डीएलएड या फिर बीटीसी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड भी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो टीचिंग एज अ प्रोफेशन गर्ल्स के लिए बेस्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो ये कि आपके पास नॉलेज गेनिंग अपॉर्चुनिटी होती है, आप स्टडी के टच में होते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, आप अपडेटेड रहते हो, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा रीज़न ये है कि आपकी टाइमिंग फिक्स होती है जाने आने का। थर्ड जो बेनिफिट है वो है आपका हॉलीडेज़। आपको बहुत सारे लीव्स मिलते हैं, बहुत सारे हॉलीडेज़ मिलते हैं। समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, इसके अलावा आपको ईयरली वाइज एक्स नंबर ऑफ डेज़ की आप लीव ले सकते हैं। एंड गर्ल्स के लिए स्पेशली हॉलीडेज़ होते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। तो गर्ल्स के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है टीचिंग फील्ड। टीचिंग फील्ड में आपके पास 2 ऑप्शन है, मैंने जैसे कि आपको बता दिया। एक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं एंड दूसरा आप किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड नंबर 3 जो है वो है बैंक पीओ और बैंक क्लर्क। तो बैंक में गर्ल्स के लिए काफ़ी सूटेबल जॉब है, क्योंकि आपके पास फिक्स टाइमिंग होती है और आपको एक जगह ही रह के आपको काम करना होता है। तो ट्रैवल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे आपके पास टाइमिंग जो ऑफिस टाइमिंग होती है वो फिक्स होती है। एंड यहाँ पे आपको एम्पल नंबर ऑफ मैटरनिटी लीव्स मिलती है। एंड आपकी डोमिसाइल पोस्टिंग्स होती है, बहुत ज़्यादा दूर आपको पोस्टिंग नहीं होती है। एंड इसके अलावा करियर ग्रोथ भी एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्ज़ाम की बात करें तो टोटल आपके बैंक पीओ में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। बेसिकली 2 एग्ज़ाम होते हैं और एक आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो प्रीलिम, मेंस एंड देन इंटरव्यू, ये 3 राउंड होते हैं आपके बैंक पीओ में। और बैंक क्लर्क में आपका प्रीलिम होता है एंड देन मेंस होता है, तो इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है। तो आप चाहो तो बैंक क्लर्क या फिर बैंक पीओ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बैंक में जॉब करने के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट जो नंबर 4 है वो है आपका एसएससी सीजीएल। एसएससी दैट इज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो एसएससी अलग अलग लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप हाई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस एसएससी सीजीएल में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। सारे स्टेज क्वालिफाई करने के बाद ही आप एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रिक्रूट किए जाते हैं। और इसकी सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छी होती है। आप किसी भी पोस्ट के लिए रिक्रूट किए जाते हैं थ्रू एसएससी सीजीएल, तो आपकी मिनिमम सैलरी जो होगी वो 60,000 होगी। तो 60,000 आपकी किसी भी पोस्ट की होगी एसएससी सीजीएल के थ्रू। सो गर्ल्स की बात करें कि गर्ल्स के लिए क्यों ये सूटेबल है, तो पहला तो ये कि आपकी ऑफिस टाइमिंग फिक्स होती है, ठीक है। इससे आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एंड इसका जो करियर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। इंटरनल जो प्रमोशंस होते हैं उसका स्कोप काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा आपका डोमिसाइल पोस्टिंग भी होता है। एंड इन सब के अलावा आपके पास एज रिलैक्सेशन भी काफ़ी मिल जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है, अगर आप इसे क्रैक करते हैं तो आप एक अच्छे पोस्ट पे डेफिनेटली जाते हैं। और ये गर्ल्स के लिए भी काफ़ी सूटेबल होता है। तो चलिए नंबर 5 एंड जो लास्ट पे हमने रखा है वो है केबिन क्रू। सो केबिन क्रू को हमने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और हाँ, इसमें आपको ट्रेवल ज़रूर करना होता है, बट ये जॉब भी आपके लिए सूटेबल होता है क्योंकि पूरे कंफर्ट जोन में आप होते हो। यहाँ पे आपकी सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। 45,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, अप टू 75,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। तो ये आपके एयरलाइंस पे डिपेंड करता है किस एयरलाइंस के लिए आप काम कर रहे हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया है, ठीक है। उन क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हो तो ही आप केबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th के डायरेक्टली बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एसएसबी इंटरव्यू देना होता है। इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है। एंड आपकी हाइट मैटर करती है, 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। बीएमआई आपकी सही होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ कैटेगरी क्राइटेरिया होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसे आपको फुलफिल करनी होती है। तो
बेस्ट पार्ट ये है कि आप डायरेक्टली 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं एंड अगर आपकी इसमें रिक्रूटमेंट हो जाती है तो आपकी सैलरी पैकेज और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं केबिन क्रू में, ठीक है। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है गर्ल्स के लिए। तो आई होप ये जो 5 हमने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस किया है, इनमें से अगर आप किसी भी जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे करियर रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम या कॉलेजेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।